तो जल्दी से हम आपको ये भी बता दें कि किस तरह राज ठाकरे कल औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज वो पुणे में थे, जहां उन्होंने श्री संभाजी महाराज की समाधि के दर्शन किए। पुणे में आप ये भी जान लीजिए, महाविकास अघाड़ी की भी रैली हो रही है। और इस बीच इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि क्या बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी को शिवसेना का विकल्प बनाना चाहती है। बार बार शिवसेना यही कह रही है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये पूरी बिसात बीजेपी ने बिछाई है। और फिर राज ठाकरे हो या नवनीत राणा हो, वो दरअसल बीजेपी का ही मोहरा है, ये बीजेपी के ओपोनेंट्स कह रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी संग्राम में आप समझ लीजिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ राज ठाकरे खड़े दिखाई देते हैं। और इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, राज ठाकरे ने बाला साहेब के साथ गद्दारी और बेईमानी की है, ये कह रहे हैं संजय राउत। और साथ ही फर्क समझा रहे हैं बीजेपी के हिंदुत्व और शिवसेना के हिंदुत्व में भी। सुनिए सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हिंदुत्व का एक मुद्दा जो है उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना जो है हिंदुत्व से हट गई है और राज ठाकरे एक नया जो हिंदुत्व उन्होंने चुना है, वो अपनी पार्टी पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ तमाम जो है उनकी बातें आई और अब हिंदुत्व को लेकर आए हुए हैं। कैसे देख रही है शिवसेना इसे? क्या देखना है, देखो ये नए लोग हैं, पहले वाली दुकान नहीं चली, अब दूसरा दुकान लगा रहे हैं। माल में कोई दुकान में नया माल बेचने के लिए बैठे और सप्लायर कोई और है, दिल्ली में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे बीजेपी के लोग। ये डुप्लीकेट हिंदू तो महाराष्ट्र में देश में नहीं चलेगा। दूसरी बात ऐसी है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, किसने कहा? बीजेपी लगातार यही बात कर रही है। बीजेपी कौन है? बीजेपी के पास क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्या? हमने बीजेपी को छोड़ा है, बीजेपी को छोड़ना है, हिंदुत्व छोड़ना नहीं। हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी को तो बहुत लोगों ने छोड़ा है, वो तो अकेले है। उनका तो पूरा वो केमिकल लोचा बन गया है अभी वो लोगों का दिमाग का, तो इसलिए सब बकवास काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है। हिंदुत्व हमारा आत्मा है और रहेगा। किसी से हमको प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने % हिंदू हो, आप शुद्ध हो या डुप्लीकेट हो, या आप नहीं तय कर सकते। इस देश में हिंदुत्व का नारा शिवसेना ने दिया था और जब हिंदुत्व को छूने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब बाला साहब ठाकरे और शिवसेना हिंदुत्व के लिए आगे आए। इसलिए तो आपने हमसे अलायंस किया था ना, हम नहीं गए थे, आप आए थे। चलता है। अयोध्या जा रहे हैं सर, आप भी अयोध्या जाते रहे हैं और अब राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से वहाँ मिलेंगे। ये तमाम जो समीकरण है, कैसे देख? समीकरण बीजेपी बना रही है। बीजेपी हमसे सामने आकर नहीं लड़ पाती, बीजेपी हमसे सीधे टक्कर नहीं दे पाती। तो ये सब छोटे मोटे लोगों को पकड़कर राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में क्या क्या किया था, या अगर योगी जी भूल गए हैं तो योगी जरूर उनसे गले मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। तो संजय राउत, हिंदुत्व का मुद्दा हो, सियासत का मुद्दा हो, बार बार बीजेपी को यहां पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए आज ताल ठोक के हम ये सवाल पूछेंगे कि जैसा आरोप लगा रहे हैं संजय राउत, ठाकरे परिवार में गद्दार कौन है? हिंदुत्व पर ये ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई क्यों हो रही है? राम भक्त से शिवसेना को आखिरकार दिक्कत क्यों है? और क्या, जैसा कि शिवसेना आरोप लगा रही है, एमएनएस का कंधा इस्तेमाल कर रही है क्या बीजेपी अपनी बंदूक के लिए? और बार बार जो सवाल उठा है कि बीएमसी का चुनाव है, इसीलिए क्या हनुमान पर संग्राम है? ये वो सवाल है जिन पर हम ताल ठोकेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपसे बस थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ होंगे। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए सैयद हसीन वकार हमारे साथ होंगे। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुज आत्रे हमारे साथ होंगे और शिवसेना का पक्ष रखने के लिए किशोर तिवारी, वहीं एमएनएस का पक्ष रखने के लिए वागीश सारस्वत भी हमारे साथ होंगे। मेरा पहला सवाल, क्योंकि किशोर तिवारी बार बार ये गद्दारी, गद्दार, पपेट, मोरा, इतनी खटास तो आप लोगों में तब नहीं आई ठाकरे ब्रदर्स में जब वो अलग हुए थे।
जब अलग चले गए थे राज ठाकरे, इस बार इतनी खटास? नहीं, एक बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है अदिति जी, और ये सरकार को डिस्टेबलाइज करने के षड्यंत्र में राज ठाकरे शामिल हो गए। मुझे बताइए, क्या बीजेपी सपोर्ट करती है कि मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पे 10-10 लाउडस्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ा जाए? ये तो बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए थे, राज ठाकरे। यही राज ठाकरे ने हिंदी भाषिकों को सड़क पर भगा भगा के मारा था। मोदी जी गले मिलेंगे तो बीएमसी हार जाएंगे। बीजेपी ना तो खुल के राज ठाकरे के साथ आना चाहती है, चलो ये नवनीत राणा और रवि राणा के साथ आई वो खुल के, लेकिन अब ये तय करेंगे ना, लोग ही तय करेंगे। लेकिन बीजेपी गद्दारी क्या है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, गद्दारी क्या है भाई? जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं राज ठाकरे को, वो गद्दारी क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही राज ठाकरे 19 के अंदर बीजेपी के खिलाफ बात करते थे। आज बीजेपी के इतने माहिर हो गए, अमित शाह जी उनके दोस्त हो गए, और वो लगाओ रे वीडियो करते थे। तो ये सब चीजें साफ है कि इनको एक ईडी की नोटिस क्या मिली, और 300 करोड़ इन्होंने वो क्यों लेके आए, और तो ये लोग पूरे, यानी ईडी का ही चमत्कार है कि ये राज ठाकरे बेचारे मोदी भक्त बन गए। अब ये अंधभक्त तरीका काम करेंगे तो कुछ होगा नहीं। मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। कुछ ही उटपटांग लोग ये सब मुद्दे लेके आए हैं। सर, ये आपके दावे हैं, ये आपके दावे नहीं, सर आपके दावे हैं, उनके दावे हैं, आप एक दूसरे को हिंदुत्व पढ़ा रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? सब कुछ ठीक है, और राज ठाकरे को आपने क्यों नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर, तो राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन ले लेते। 3 तारीख को है ना उनके अल्टीमेटम खत्म हो रहा है 3 तारीख को। आपने भी तो उन्हें इस सियासत को जिंदा करने का मौका दिया है, आपने भी सियासत को जिंदा रखा है सर। नहीं, ये देखो अदिति जी, मेरी बात सुनो। कोई भी लाउडस्पीकर सर, मैं तब से आप ही की बात सुन रही हूँ। अभी 2 पैनलिस्ट और बैठे, कमेंट नहीं लिया मैंने उनका। एक बात बोल देता हूं और बंद कर देता हूं कि हमारे हिंदुत्व पे सर्टिफिकेट बांटने वाले बीजेपी कोई होते नहीं। हमारे महाराष्ट्र में जो भी कानून हाथ में लेगा उसको हम जेल में डालेंगे, ये तो तय है। तो हमें कोई चिंता नहीं है। वो 3 का अल्टीमेटम या 1 की सभा, उनमें दम है, वो करके दिखा दे। जब चुनाव लड़ा था तो कहीं 1 पार्षद और 1 एमएलए भी नहीं ला पाए। ये सियासी जमीन तलाशने के लिए बीएमसी के चुनाव के लिए कर रहे हैं अदिति जी। ठीक है, अखिल चित्रे एमएनएस से हमारे साथ है। अखिल चित्रे, सुन लीजिए सर, जवाब सुनिए प्लीज। राज ठाकरे ने गद्दारी की है, ये आरोप लगा रही शिवसेना। अच्छा, मैंने अभी सुना तिवारी जी कुछ कह रहे थे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन जितना मैंने सुना है वो कुछ कह रहे थे कि हमने 2019 में कुछ कहा, हम बीजेपी के अगेंस्ट थे, और अभी हम बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। तो अभी शिवसेना इतने साल तक माननीय एक सेकंड संजय राउत, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए सर, प्लीज इंटरप्ट नहीं करिए। और तिवारी जी और शिवसेना ये नए परम पवार भक्त है। इन्होंने पवार के बारे में क्या क्या कहा है, शरद पवार के बारे में इतिहास जरा देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि अगर शिवसेना किसी भी दिन कांग्रेस के साथ अगर जाएगी तो उस दिन शिवसेना को ताला लगा देंगे। इन्होंने शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के विचारों को तिलांजलि दी है, और ये यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने की जरूरत पड़ी, वहां उन्होंने नए मित्र खोजे, और ये हमसे हिम्मत की बात कर रहे हैं। हमारी सभा तो 1 तारीख को है, मैं तो ऑन द वे हूँ। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता अभी औरंगाबाद जा रहे हैं, और हमारी सभा होगी। हिम्मत बताई नहीं जाती है, हिम्मत दिखाई जाती है, और वो हिम्मत आप कल देखोगे। लोग बीजेपी शिवसेना तो अपनी हिम्मत बेच चुके हैं। आप इतने साल बीजेपी के साथ थे ना, बीजेपी के जान पे ही आप छूट गए ना। नहीं, इतने साल आप बीजेपी के साथ थे, अभी आप पवार के आशीर्वाद से चल रहे हो। अभी आप शरद पवार के सिल्वर के बाहर खड़े रहते हैं आपके संजय राउत जी।
अभी सीएम शरद पवार साहब के इशारे पे चलती है। अभी जो धनुष्य बाण है वो है कांग्रेस के हाथ में, और टाइम मोमेंट दिया राष्ट्रवादी ने, राष्ट्रवादी के टिक टिक पे चलती है। हाँ, राष्ट्रवादी के टिक टिक के ऊपर चलते हैं। अगर हाथ ने घड़ी उतार दी ना, अगर हाथ ने घड़ी उतार दी तो सरकार गिर जाएगी। देखो अखिल जी, पार्टी किराए से देने का गलत काम है। पार्टी किराए से मत दिया करो। बीजेपी वाले अच्छे नहीं है। जब हमारे साथ नहीं हुए तो तुम्हारे साथ क्या होंगे? खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे तुमको। ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। हम किसी के साथ नहीं है। 2019 में हमें जिनको विरोध करना था हमने विरोध किया। आपका हिंदुत्व भूल चुके हो, आप कंफ्यूज हो। आप हमने एक नया नाम दिया आपको, नए पुरोगामी शिवसैनिक, गदाधारी शिवसैनिक, पता नहीं और क्या क्या नए हिंदुत्व के प्रयोग लेके आ गए आप। मुझे बोलने दो ना। अरे आप कंफ्यूज हो। देखो अबे हंस के कुछ नहीं होगा, आंसर होना चाहिए सर। ठीक है, कमेंट लोग यहाँ पे ऐसा है। आप ये डिबेट, इस डिबेट में और भी गेस्ट है सर, अखिल चित्रे और किशोर तिवारी, इस डिबेट में और भी गेस्ट है। प्लीज सैयद असीम वकार, यहाँ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, आपकी पार्टी के नेता भी इफ्तार के लिए बुला रहे हैं राज ठाकरे को, तो महाराष्ट्र की सियासत में इस मुद्दे पर तो हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। नहीं तो आप क्या चाहती हैं कि हम लोग भी राज ठाकरे बन जाएं? हम लोग भी गंदी राजनीति करने लगे और हम लोग भी गाली गलौज करने लगे? सर आपने सवाल शायद सुना नहीं सर। नहीं, आप क्या चाहती हैं? अगर इफ्तार पे नहीं सर, आपने शायद सवाल सुना नहीं मेरा। उनको दावत दी जा रही है। आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं। हाँ, दावत दी जा रही है, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि दावत दी जा रही है सर। मैंने कहा महाराष्ट्र की सियासत में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, आपकी पार्टी भी ले रही है, उस पर बात करिए। देखिए, सियासतदान हम लोग हैं, हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीति में हिस्सा तो लेंगे ही। अब कोई हम लोग भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं बैठकर, लेकिन हमारी राजनीति में और राज ठाकरे की राजनीति में जमीन और आसमान का फर्क है। राज ठाकरे देश तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं, और हम लोग देश जोड़ने वाली कर रहे हैं, देश को बनाने वाली, मोहब्बत वाली, प्यार वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सांसद ने कहा है कि आइए रोज़ा इफ्तार कीजिए हमारे साथ। अब राज ठाकरे इनकार करते हैं, क्या परेशानी है? सैयद असीम वकार, ये बहुत ही दिलचस्प है। आप एमएनएस को कह रहे हैं वो बीजेपी की बी टीम है, और ये वो पार्टी कह रही है जिस पर बीते सालों में हर बार यही आरोप लगा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये तो ऐसा लग रहा है बी टीम की लड़ाई हो रही है। देखिए, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, उसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर बाकी सब भारतीय जनता पार्टी से किसी ना किसी तरह या तो जुड़े हैं या पास्ट में जुड़े रहे थे, चाहे वो शिवसेना हो और चाहे, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, फिर बुरा लग जाएगा आप लोगों को, छोड़िए। अब हम ही लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं, और बाकी ये सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग, चाहे उससे पैसे लेते हो, चाहे उससे सपोर्ट लेते हो, चाहे किसी तरह से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है बीजेपी से, लेकिन है, कनेक्शन है। तो ये तो कहना बेकार है कौन किससे जुड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, जो कल तक साथ थे वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सपा वाले बीएसपी को कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम, और मायावती जी अखिलेश जी को कह रही है बीजेपी की बी टीम। ये तो चलता है तो चलने दीजिए, जो आंखों वाले लोग हैं उनको सब दिखता है। अब अंधों के लिए राजनीति बनी नहीं है, तो जो अंधे हैं उनको नहीं दिखेगा, आंख वाले जो लोग हैं उनको सब दिखता है। हाँ, और वही जो आंख वाले लोग हैं, वही आंख वाले लोग टाइम टू टाइम ये भी कहते हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है सर, और ये आप लोग, हम लोग। सर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बात किया कीजिए ना सर, आप हर किसी में विभाजन ही क्यों देखते हैं? आप एक मॉडरेटर में भी आप लोग, हम लोग करते हैं सर, और फिर आप कहते हैं नहीं, आप तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो कथनी और करनी का फर्क आपके एक ही जवाब में दिख जाता है सैयद असीम वकार। ऐसा मत किया कीजिए सर, ऐसा मत किया कीजिए। अनुज अत्रे, ये महाराष्ट्र की सियासत में आपको शिवसेना का हिंदुत्व कबूल है?
देखिए, हमें सबका हिंदुत्व कबूल है, क्योंकि हिंदुत्व में कोई बुराई नहीं है, हिंदू होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ, हमारे सारे नेता जो है हिंदू धर्म से आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल हिंदू धर्म से, हम तो सब धर्मों का मान करते हैं। ये नकली हिंदू और है कि जिस असली देश हिंदू की है? तरह, मुझे नहीं लगता कोई नकली और असली की परिभाषित कोई इसको कर सकता है। जो देश के साथ गद्दारी करे, अपने धर्म के साथ गद्दारी करे, और जो धर्म जो सिखाता है, कैसे करते हैं? आपने इस बात को कैसे बोल दिया? कैसे बोल दिया? क्या कह दिया? क्या करते हैं? बताइए जरा दीदी, क्या बोला आपने? क्या करते हैं? हिंदू का फर्क कौन समझाता है? सर अनुज अत्रे जी, नकली हिंदू असली हिंदू का फर्क कौन समझाता है? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है? कौन समझाता है? जो अपने धर्म को कैसे बोल दिया क्या? तो इसका आधार है। आप सवाल पूछ रहे थे मुझसे, कैसे बोल दिया क्या? आपसे इसका आधार है ना, आप ही के नेता समझाते हैं ना असली हिंदू नकली हिंदू। तो उनकी पूरी बात मैं समझा देता हूं, आगे कर देता हूं। उन्होंने क्या कहा? जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, अपने धर्म को मानते हैं और अपने धर्म की मानते हैं, वही असली अपने मजहब को और धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन हम सब मानते, सुनते जरूर हैं, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन मानते नहीं, उसकी मानते नहीं है। मैं हिंदू जरूर हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, उसको नहीं मानते। वो हिंदू नहीं है। जो इस्लाम को मानता नहीं है, वो मुसलमान नहीं कहलाने योग्य है। जो हिंदू है, जो तमाम तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, आप बैठकर कह रहे हैं कि शिवसेना का हिंदुत्व तो कबूल है। तो आप डिसाइड करें कि ये हिंदुत्व, आप मतलब पार्टी देखकर हिंदुत्व कबूल और ना कबूल हो जाता है, उसे इनकार हो जाता है हिंदुत्व से। हिंदुत्व तो कभी हाँ कभी ना। जी, सियासी तौर पे किसी का भी धर्म और मजहब कांग्रेस पार्टी सियासी तौर पे कहीं कबूल नहीं करती। हम लोग तो क्योंकि सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हैं, हम लोग तो ये कहते हैं कि इस देश में सभी धर्मों को जो है समान रूप से आदर और वेस्ट बंगाल में किसके साथ टाई अप था सर आपका? आपका पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसके साथ टाई अप था सर? आप तो सांप्रदायिकता ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ लेना चाहिए कि सबसे पहले इस देश में मुस्लिम लीग के साथ सबसे पहले गठबंधन की सरकार किसने बनाई? पूछ रही हूँ मैं, यही तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस से सवाल पूछना तो बहुत आसान है। सवाल पूछ रहे हैं, आपसे जो सवाल है उसका तो जवाब दीजिए ना सर। भाजपा से सवाल पूछ लीजिएगा, बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी जवाब देंगे। भाई सुधांशु जी आ गए। सुधांशु जी आवाज आ रही है? सुधांशु जी को आवाज नहीं आ रही है कि कांग्रेस से सुधांशु जी को आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अनुज अत्रे, आपसे जो सवाल है उसका सुधांशु जी से जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आप 3 बार सरकार बनाई, क्यों इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के गठबंधन किया? ये नहीं बताएंगे, ये इनसे भी पूछ लीजिए जरा। हाँ सर, इनसे तो पूछ लूंगी मैं। अदिति जी आवाज आ रही है? सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे कि इन्होंने क्या किया। जी आवाज आ रही है सर। अगर आपने सवाल सुना हो सर, आपका जवाब, उसके बाद अनुज अत्रे आप अपने सवाल का जवाब, जो सवाल मेरा उस जवाब के लिए तैयार रहिएगा प्लीज। आपका जवाब होगा इसके बाद। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, देखिए मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस के प्रवक्तागण अचानक उस दौर में क्यों चले जाते हैं। मान्यवर मुस्लिम लीग के साथ सरकार 1946 में बनी थी, भाजपा 80 में बनी, जनसंघ 51 में बनी। किसने सरकार बनाई 1946 में? और रही बात इसकी, तो मुस्लिम लीग के साथ लिखित समझौता करके याद करिए, सितंबर 1946 में केंद्र की सरकार बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, बाद में मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हम नहीं बनाएंगे। इसलिए उस पर आप जाए तो कम से कम फैक्ट्स को कांग्रेस के लोगों को चेक कर लें। अब खैर आज के समय पे आता हूं, उस विषय को छोड़िए। आज जो स्थिति हो रही है शिवसेना की, उसके लिए अदिति जी मुझे वो पंक्ति याद आती है जो कबीरदास कह गए हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो आज उनकी स्थिति हो गई कि दो नावों पर सवारी करना कितना मुश्किल है कि मैं हिंदुत्व भी हूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का भी उत्तराधिकारी हूं, और मुस्लिम लीग के साथ समझौता किए हुए कांग्रेस, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ सजदे में वाली कांग्रेस, और असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ वाली कांग्रेस के साथ भी। अब जब इतना आपको संतुलन बनाना पड़ता है तो वह असंतुलन आपकी पार्टी संगठन से लेकर परिवार के अंदर दिखाई पड़ने लगता है। तो यह आपका अंदरूनी मामला है, ये शिवसेना के परिवार का, उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी। बस चूंकि असंतुलन, जब आप दो नावों पर सवारी करते हैं तो क्या गति होती है या क्या दुर्गति होती है। इससे मुझे याद आता है कि जब हम लोगों के साथ गठबंधन सरकार थी 1995 में, तब मनोहर जोशी से पूछा गया था कि आप पे यह आरोप है कि आप बाल ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। तो मनोहर जोशी जी का जवाब था, हां मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बाला साहब जी के रिमोट से चलता हूं। अब
आज तो 2-2 रिमोट से चल रही है यहाँ की सरकार, एक एनसीपी का रिमोट है, कांग्रेस का रिमोट है। तो अब उनके लिए जो समस्या होगी वो समस्या स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और यह अंदरूनी मामला उनके द्वारा की गई राजनीति से उत्पन्न हुआ है, तो इसका समाधान भी उन्हें निकालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सर ये तो इनका तो अंदरूनी मामला है। सुधांशु जी, इनका तो अंदरूनी मामला आप बता रहे हैं सर, लेकिन ये बता रहे हैं ये जो अंदरूनी मामला क्रिएट किया है वो तो आपने क्रिएट किया है। राज ठाकरे हो, नवनीत राणा हो, ये तो आपके मोहरे हैं। आपने ईडी छोड़ दी थी पीछे राज ठाकरे के, डर गए वो, उन्हें डरा दिया आपने। कबूल कीजिए। देखिए मेरा ये कहना है, देखिए कौन किससे डर रहा है यह तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक दृष्टि से। अब मैं याद दे रहा हूं तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था सोनिया जी के लिए, किसके पल्लू के पीछे जाके क्यों खड़े हो जाते हो तो सामने आओ। आज कौन किसकी आड़ लिए हुए। अभी किशोर जी, मैं आपके ज्वाइन वॉइस की समस्या थी तो मतलब सुन तो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आड़ ले रहे हैं किशोर जी। किसकी आड़ आप लोग ले रहे हैं? बाल ठाकरे जी का स्टेटमेंट याद कर लीजिए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि डर रहे हैं। अरे भाई कौन किससे डर रहा था? महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में हम उभरे हैं। और मैं एक बात और कह दूं किशोर जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शिवसेना का एक प्रत्याशी बताइएगा जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी की फोटो लगा के वोट न मांगा हो, इंक्लूडिंग श्री आदित्य ठाकरे। बता दीजिएगा तो किसने गद्दारी की और किसने डर हुआ, ये महाराष्ट्र की जनता को भली बात। सुधांशु जी, अगर चुनाव साथ में लड़ा तो हम क्या मोदी जी का फोटो नहीं लगाएंगे? अरे मोदी जी के नेतृत्व से हमको प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर जो नेता लोग हैं उन्होंने संबंध खराब किए और अमित शाह जी ने जो हमें आश्वासन दिया था वो पाला नहीं। दूसरा एक बात बताइए, ये कितनी ऊंची राजनीति आप करते कि हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे समझौता किया तो हमने हिंदुत्व त्याग दिया। ऐसा आप जो बोल रहे हैं और जो राज ठाकरे करने को जा रहे हैं, जो लाउड स्पीकर नहीं उतारेगा उसके मस्जिद के सामने 15-15 लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाएंगे, क्या तुम इसको सपोर्ट करते? और मुख्यमंत्री के घर में वो नवनीत राणा जो जिद करके बैठी है कि मैं जाके उनका शनि उतारूंगी और उनको ही उनके ग्रह दशा सुधारूंगी। देखो ये सब ओछे लोग हैं। तुम्हारी नेशनल पार्टी है, तुम्हारे तरफ से अपेक्षाएं बहुत है। सर भाषा को लेकर थोड़ा सा नियंत्रण, सर्टिफिकेट बांटने का काम आप मत करिए। वही आपके मुंह से शब्द ओछा निकल गया। लेकिन जरा कृपया इसको स्पष्ट कर दीजिए। हाँ सर एक नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने किसी को अपशब्द बोलना नहीं है, लेकिन जो दंगे कराने का माहौल है, देश की समस्याओं से टालने का माहौल है, लोगों का ध्यान भटकाने का माहौल है, इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए कि आपका एजेंडा क्या है। क्या आप 6 राज्यों में तो आपने अशांति फैला दी, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत अच्छा है और जो लोग कानून हाथ में लेंगे, सुधांशु जी मैं आपको भी बता रहा हूँ, उसको हम सीधा जेल भेजेंगे। हम किसी से डरते नहीं। लेकिन सर आप पर ये आरोप लग रहा है आप राज ठाकरे पर सख्त नहीं है, आप सॉफ्ट हैं। आप नवनीत राणा पर एक्शन लेते हैं, राज ठाकरे पर नहीं लेते। लेकिन आपने एक सवाल पूछा सुधांशु जी इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा क्या आप मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ को सपोर्ट करते हैं? इन्होंने कहा कि आप एक दंगे को लेकर माहौल बनाते हैं। इनका ये बड़ा आरोप है। 2 बातें इन्होंने कही है, दोनों पर आपका जवाब सुधांशु जी। जी बिल्कुल, मैं एक और बात का भी जवाब देता हूं जो इन्होंने कहा कि इस तरह की अमित शाह जी से बात हुई थी। तीनों बात का जवाब देता हूं। पहली बात, आपने ये कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है और जो भी दोषी होगा उसको कठोर दंड देंगे। पालघर के कांड में हम देख चुके हैं कि साधुओं की हत्या हुई और कितना कठोर दंड और कितना कठोर रवैया रहा, वो हमें दिख गया। दूसरी बात, आपने श्री अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बारे में कहा जिसकी ना हमें जानकारी ना आपकी, पर कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि अमित शाह जी से ज्यादा तो आपकी आस्था बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा किए गए करार में होगी। मैं चुनौती से कहता हूं जाके 1995 का करार देख लीजिए, जब हम कम सीटें लड़ते थे आप ज्यादा लड़ते थे, तब भी यह उसमें बाकायदा करार का हिस्सा था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम होगा।
आपकी ज्यादा आई, हमने बनाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी 2 सीटें ज्यादा थी बीएमसी में, हमने फिर भी आपका अध्यक्ष बनाया। परंतु आप बाला साहब ठाकरे जी के जमाने के करारदाद को मानने को तैयार नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कोई मौखिक बात हुई थी जिसकी कोई पुष्टि किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जी और अमित शाह जी के बीच में ठीक है सुधांशु जी, पुरानी बात है। सुधांशु जी, पुरानी बात है, आपके और उनके बीच की बात है सर, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है। लेकिन जो उनका सवाल है सुधांशु जी, प्लीज उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। मस्जिद के बाहर मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ये विचार की मस्जिद के बाहर, एक मिनट, मस्जिद के बाहर नहीं, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा था। मस्जिद के बाहर आकर करना और दंगा, बस एक एक वाक्य बताता हूं। ये मस्जिद के बाहर जाकर महाआरती करने की शुरुआत किसने की थी? बाला साहब ठाकरे जी ने की थी 90 के दशक में। उन्होंने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर लगा के इस ढंग से अजान होगी तो हम सड़क पे महाआरती करेंगे मस्जिदों के सामने। बोलिए हाँ या ना। आज आप उस बात को मानते हैं या उसको डिनाई करते हैं? और रही बात दंगे की, तो मैं याद कहता हूं, दर्शकों से जाके चेक कर लीजिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का बाकायदा इंटरव्यू है जिसमें उनसे सवाल पूछा पत्रकार ने कि आप पे यह आरोप है कि आपका दंगों में हाथ है, तो उनका क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर से ही समझते हैं। और तब कांग्रेस ने क्या क्या बोला था उनके बारे में, और आज आप वो सब कुछ भूल के आ गए। मैं तो कहता हूं बाला साहब ठाकरे जी तब भी सही थे और आज भी सही है, आपकी नजर में तब सही थे। आज आप बताइए इन दोनों वक्तव्यों पे आपका क्या स्टैंड है? और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट भूल गए जिसमें बाला साहब के लिए क्या क्या बातें लिखी गई थी, सब भूल गए हो? तो मुस्कुराते हुए कह दीजिए सत्ता के लिए हम सब भूल गए। किशोर तिवारी, सैयद असीम वकार, प्लीज जल्दी जल्दी, प्लीज जल्दी जल्दी सर, प्लीज जल्दी। मैं जवाब दे दूं जी। मैं सुधांशु जी, बाला साहब ठाकरे की अपनी एक स्टाइल थी, उद्धव जी की अपनी एक स्टाइल है, लेकिन आप टाल गए कि आप क्या राज ठाकरे के एजेंडा या नवनीत सिंह के एजेंडा से सहमत है या नहीं है। दूसरी मैं एक बात बोलता हूं कि हमारे शिवसेना का यही स्टैंड है कि रस्तों पे नमाज न पढ़ी जाए और अजान और मंदिरों पे के भी लाउड स्पीकर के आवाज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ही रखे जाए। अब ये सब सुलझ गया है, लेकिन फिर भी मस्जिदों के सामने बजाएंगे, मस्जिदों के सामने बजाएंगे, ये एजेंडा तुमने दिया है। क्या आपने मंत्री को किराए से लिया? अभी सुधांशु जी ने ये कहा, अभी सुधांशु जी ने यही याद दिलाया कि इसकी शुरुआत किसने की थी। अभी सुधांशु जी ने यही याद दिलाया था किशोर जी, इसी पर मैं आपका जवाब चाह रही थी। उन्होंने बाला साहब का जिक्र किया, उन्होंने महाआरती का जिक्र किया, उन्होंने मस्जिद के सामने का जिक्र किया। उस पर आपका जवाब क्या है सर? प्लीज 20 सेकेंड, उसके बाद मैं सैयद असीम वकार को फ्लो दूंगी। प्लीज। देखो, नहीं, महाआरती मस्जिदों के सामने नहीं हुई थी, रास्ते पे हुई थी। उन्होंने रास्ते पर नमाज पढ़ी तो हम रास्ते पे महाआरती करेंगे, ये प्रोटेस्ट का स्टाइल था। इससे और बाला साहब ठाकरे ने ही एमेकेबल सॉल्यूशन निकाल दिया था। आज आते हैं क्या? मोदी जी को बोलो कि इस विषय में राष्ट्रीय कोई मसौदा लेके आ जाए। हमने तो उनको लेटर लिख के कहा है कि आप ये लाउड स्पीकर वाली राजनीति करते या लाउड स्पीकर से आवाज की राजनीति। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या उसे भी इम्प्लीमेंट नरेंद्र मोदी कराएंगे? आप राष्ट्रीय मसौदे की बात कर रहे हैं, सब कुछ इम्प्लीमेंट कराना क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं सर। इस डिबेट में और भी पैनलिस्ट है, प्लीज। ये डिबेट सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, प्लीज। सैयद असीम वकार, दंगे कौन कराता है? दंगे वही लोग कराते हैं जो आज तक आप और हम करते हैं, वो दंगे नहीं कराते। नहीं, जो लोग दंगे कराते हैं वही लोग हैं जो आज तक दंगे कराते आए हैं, अभी भी करा रहे हैं। जो देश को दो आंखों से देखते हैं, जिनको एक आंख से मुसलमान दिखता है, दूसरी आंख से हिंदू दिखता है, जो देश को बंटवारे की निगाह से देखते हैं, जो देश के नागरिकों को बंटवारा करते हैं, वही कराते हैं दंगे। समझ गई होंगी आप मैं किसको कह रहा हूँ? अच्छा, तो मैंने तो बहुत हाँ मैं समझ गई। जो जाके बताते हैं कि धर्म विशेष के लोग दरी क्यों बिछा रहे हैं, जो जाके बताते हैं कि धर्म विशेष के लोगों को अपना सीएम चुनना चाहिए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन लोग के बारे में क्या राय है जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, उन लोगों के बारे में क्या राय है? हाँ, बताइए। ये हम लोग चाहते हैं कि जो मजदूर हैं, ये आपने कहा ना हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, उन पर क्या आपकी राय है, आप और हम जो करते हैं? नहीं, अभी तक जो दो लोग दरी बिछा रहे थे,
हम ये चाहते हैं कि वो कुर्सी पे बैठे, लेकिन आपको बड़ा मजा आता है कि साहब दरी वाला दरी ही बिछाए। अभी तक के जो लोग सिर्फ जवानी कुर्बान करते थे, हम लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन आप नहीं चाहती हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। आप चाहती हैं कि वो कभी यहाँ कुर्बान करें, कभी वहां कुर्बान करें, वो पूरी लाइफ कुर्बान ही करते रहे अपने लोगों के ऊपर और खुद कुछ ना सोचें। तो अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि तुम दरी ना बिछाओ, अब कुर्सी पे बैठ जाओ, तो इसमें दंगा कहाँ करा रहे हैं? दंगा वो लोग कराते हैं जो ये कहते हैं कि मस्जिद के सामने अजान के वक्त जाकर चालीसा पढ़ो, और वो दूसरे लोग जो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है पढ़वाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये दंगाई है। आपके पास जानकारी होना चाहिए दंगाइयों की। अच्छा सर, अब अगर हम किसी आप जो मुझसे कह रहे हैं ना, नहीं सैयद असीम वकार, जिन्हें आप बता रहे थे ना कि वो दरी बिछाते हैं सर, उन्होंने ही आपकी बात को नकार दिया था। उन्होंने ही ओवैसी साहब की बात को नकार दिया और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आपके सामने है सर। मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं चाहती, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती हूँ। राजनीतिक मजबूरी आपकी है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हम भजन कीर्तन करने थोड़े ही आए हैं, तो मेरी तो वो मजबूरी है नहीं। मैं तो जिस चेयर पे बैठी हूँ सवाल पूछती हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ, इसलिए बीजेपी से भी सवाल पूछ रही हूँ। आप और हम जो करते हैं मैं उनसे भी सवाल पूछ रही हूँ। 15 मिनट पुलिस हटाना जो चाहते हैं उनसे भी सवाल करिए। जवाब लीजिए। आपने कहा ना, अभी आपने आरोप लगाया है बीजेपी पर, जवाब ले लीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए आप समझ नहीं कि मैंने बीजेपी का क्या कमाल है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया मैडम, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था किसी का। आपने किसे, सुन लीजिए सर, मैं यहाँ पर अभी शिवसेना से भी पूछूंगी और यही सवाल मैं अभी पूछूंगी एमएनएस से भी। तो मैं किसी से तो शुरुआत करूंगी। आरोपी लगा रहे हैं ना आप, आरोपी लगा रहे हैं। मैं तो आपसे भी कह रही हूँ, मैंने तो सबसे पहले आप ही से सवाल पूछा। नहीं मैं समझी नहीं, मैं तो आप ही को आपसे ही इसीलिए सवाल पूछा, आप नहीं समझे। जब मैंने पूछा जो 15 मिनट पुलिस हटवा रहे हैं वो दंगा नहीं कराते कि आप तब नहीं समझे सर? आप समझे नहीं सर, आप ये समझते ही नहीं मैं सवाल पूछती हूँ। कोई बात नहीं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए किशोर भाई हंस रहे हैं, मैं दंगे का भी जवाब देता हूं। जी हंस रहे हैं कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का। आपको भी हंसना चाहिए। सबसे पहले आप ही से पूछा मैंने, कोई बात नहीं। अरे सर आपसे पूछा सबसे पहले मैंने, भूल गए आप, भूल गए। सबसे पहले आप ही से सवाल था सुधांशु त्रिवेदी जी। ये उनके मर्जी का जवाब दे दो तो देखिए अभी वकार साहब ने कहा कि दंगे कौन करवाता है और दंगों का समर्थन, मैं याद दिलाना चाहता हूं सिर्फ 3 उदाहरण। 2019 अगस्त से पहले हर जुमे की नमाज को मस्जिद के बाहर एक हुजूम निकलता था पथराव करता हुआ, और कोई भी सामने आ जाए तो इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल करने में भी नहीं हिचकता था। तो दंगा थोड़ी था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। आपकी पार्टी का मरकज हैदराबाद, तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और एमआईएम दोनों के विधायक घुसकर तोड़ फोड़ करके वहां पर नहीं करने देते, मारपीट कर देते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दंगा थोड़ी था, तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। केरल में एक भीड़ घुसती है और वहां स्कूल के एक टीचर जोसेफ का हाथ काट देती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा सवाल बच्चों से पूछ लिया था जो उनके मजहब के लिए अपमानजनक था। वो दंगा थोड़ी था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और आपकी पार्टी का तो गजब बात है, नाम तो है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मगर मुसलमानों में भी इत्तिहाद किसके साथ है? सेना के लिए शहीद होने वाले कश्मीर के सिपाही औरंगजेब के घर पे कोई नहीं गया, लेफ्टिनेंट फैयाज के घर पे कोई नहीं गया, उत्तर प्रदेश में एनआईए के तंजील अहमद मारे गए उनके घर पे कोई नहीं गया, अयूब पंडित के घर पे कोई नहीं गया। अभी असद साहब की आंखों में आंसू आए कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वकार साहब, हैदराबाद में 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम लड़कियां अरबी शेखों के हाथ में वर्चुअली बेच दी जाती थी। वो 60-65 साल के लोग जाते थे, उनके लिए आंख में आंसू नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं आप भी मुत्ताहिद केवल उनके साथ हैं जो बवाल करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो आतंकवाद में मुलव्विस हैं। क्यों नहीं देशभक्त राष्ट्रभक्त मुस्लिमों के साथ आपकी मजलिस लगती है? मजलिस उधरी क्यों लगती है? और मजे की बात है इनकी मजलिस नहीं लगती है दीदी, सारी सबसे बड़ी आयरनी ये थी, सारे कांग्रेसी भी उधर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, ठीक है सर, और सबसे बड़ी आयरनी ये थी, यही सैयद असीम वकार अभी कह रहे थे, जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं और इन्हीं की पार्टी के नेता मुसलमानों के लिए आंसू बहाते हैं। अब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है सैयद असीम वकार? कौन कर रहा है? जो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा उसका जवाब देखिए,
किशोर तिवारी जी, आपको भी दूंगी मैं फ्लोर सर। सवाल तो आपसे भी है, दंगे को लेकर आप पर भी आरोप है। जी जी बोलिए सैयद असीम बकर। देखिए, आज तक कभी असद साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू देश छोड़ के चले जाएं, या ये नारा बोलोगे तो भारत में रहने देंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं रहने देंगे। कभी भी असद साहब ने या हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी मंदिर के सामने जाके आदान देंगे, या सुधांशु त्रिवेदी जी घर के सामने देंगे, या राजनाथ जी घर के सामने देंगे। कभी नहीं कहा हम लोगों ने। हम तो अपने धर्म का सुकून से पालन करते हैं। अब आप हमारे सर पर चढ़कर आइए, ढोल मजीरा लेके आइए और आप हमारे सामने खड़े हो जाइए कि नहीं हम मस्जिद में घुस जाएंगे। आज तक किसी मुसलमान को बताइए कि उसने जाकर जुलूस निकाला हो और मस्जिद में जाके झंडा लगा दिया हो हरा? कभी नहीं होता। आपने रामनवमी में न जाने इसी बार कितनी जगह झंडे लगाने की कोशिश की सर। ये कितने जहां पे आपने रामनवमी के जुलूस में गाली गलौज की, माँ बहनों गालियां बकी गई। सर ये धर्म है क्या? रामचंद्र जी शर्मिंदा नहीं होंगे इस बात से? और ऊपर से आप लोग बोलते नहीं है कुछ। सर रामचंद्र जी तब भी शर्मिंदा होंगे, मुसलमानों को गालियां बकी गई, शर्मिंदा होंगे। रामनवमी के जुलूस में गालियां बकी गई सर। ये बिल्कुल सही सर, गलत बात गलत है। सुनिए सैयद असीम बकर, मैं दूंगी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। आपकी आंखों की चमक भी देखी थी मैंने जब अभी सैयद असीम बकर कर रहे थे। हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो वो नहीं कहा। आपने तो ये कहा सैयद असीम बकर, आपने असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो कहा ही था 15 मिनट पुलिस हटा दो। सर कहा ही था ना, उन्होंने तो कहा ही था। अभी रामनवमी और रामचंद्र जी की आपको चिंता हो रही थी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो उस दिन भी आहत हुए थे जब पथराव हुआ। उस दिन भी आहत हुए जब वो पथराव हुआ। वो तो तब भी आहत हुए जब आगजनी हुई। वो तो तब भी आहत हुए जब हिंसा हुई सर। जब हिंसा हुई वो छत पर पत्थर कहां से आ गए थे? वो छत पर पत्थर कहां से आ गए थे? वो बोतलें कहां से आ गई थी? वो गुलेल कहां से आ गई थी? रामचंद्र जी तो उस दिन भी आहत हुए होंगे। कोई बात नहीं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब ले लीजिए, फिर वापस मंच दे रही हूँ। वकार साहब ने एक बात जवाब ले लीजिए उनका कि बस एक लाइन, मैं ज्यादा नहीं, बस फैक्ट। वकार साहब ने एक बात बोली कि कब कहा इनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कि हिंदुओं को चले जाना चाहिए। वकार साहब कोई बात नहीं, आपने कहा कि आपने कभी नहीं कहा ये कि हिंदुओं को चले जाना चाहिए या हिंदुओं के साथ कुछ बुरा होना चाहिए। अरे भूल गए जनाब, यूपी के चुनाव में ओवैसी का वो बयान, जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? पर याद रखिए, बचाने के लिए समय समय के ऊपर लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान किसी न किसी भक्त को उस रूप में भेजते रहते हैं जो कि धर्म की हानि होने के समय आते हैं। अब दूसरी बात जो अदिति जी ने कहा था, भगवान राम के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या शब्द बोले थे, बोलने लायक हैं क्या? यहां वहां सब जगह कहा जाता है उनकी माता जी के बारे में क्या क्या बोले थे। अच्छा, तब आपको शर्म नहीं आई है और आज आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर शर्म आ रही है। इसलिए मुझे बता दीजिए कि ओवैसी जी के उस बयान का क्या मीनिंग था कि ये वहां चले जाएंगे वहां चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 20 करोड़ बनाम 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। और उसके बाद मजलिस से इत्तिहादुल मुसलमीन नाम है और मुसलमानों में केवल दंगाइयों के साथ इत्तिहाद है, यानी दंगाइयों के साथ एकात्मता है। सर आपके सैकड़ों नेताओं ने, सैयद असीम बकर, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सैकड़ों नेताओं ने, अब आप ये बता दीजिए कि जयंत सिन्हा अलीमुद्दीन अंसारी का कत्ल होता है, उसको मारने वालों की स्वागत कर रहे हैं। अभी सीतापुर में आपके वर्मा जी सांसद जी, वो जो एक मुनी नाम का है, वो जो क्रिमिनल है, वो जो बलात्कार की धमकियां दे रहा था मुस्लिम औरतों के साथ, उसको जाके वहां माला पिना रहे हैं। भाई किस बात की माला पिना रहे थे वर्मा जी आपके सांसद जी? किस बात से खुश हो गए थे? बलात्कार से खुश हो गए थे? बलात्कार आप लोग को इतना पसंद है? मतलब आप लोग बलात्कार को क्या आइडियल मानते हैं? बताइए आप मुझे शर्म आती है सर इस बात पर। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सांसद हैं, आपके मोदी जी के संसद में जहां मोदी जी बैठ रहे हैं उसमें बैठने वाला आपकी पार्टी का एक सांसद एक ऐसे आदमी को माल्यार्पण कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है जो मुसलमानों की बहु बेटियों के साथ बलात्कार की बात करता है। क्या बलात्कार आपका कोई आइडियल अल्फाज है आपका? या धर्म में आपके बलात्कार करवाना? सर अच्छी बात नहीं सर, इस तरह की बातें मत कीजिए। आपके महेश शर्मा कैबिनेट मंत्री वो इखलाक के कातिल के ऊपर जाकर वहां वो तिरंगा झंडा डाल रहे हैं, उसको सैल्यूट कर रहे हैं,
वो अखलाक का जो कातिल था, क्या वो देश की सरहद पर से कहीं से कोई जंग लड़ के आया था? तिरंगे का अपमान आप लोगों ने किया। आप जो करें सब सही। मतलब सुधांशु त्रिवेदी अगर बीजेपी में है तो देशभक्त है, और अगर सुधांशु त्रिवेदी किसी और पार्टी में आ गए, MIM में आ गए, तो देशद्रोही हो गए। आदित्य त्यागी अगर बीजेपी सवाल नहीं पूछ रही है तो बहुत बढ़िया पत्रकार, अगर बीजेपी सवाल नहीं पूछ रही है तो बहुत बढ़िया पत्रकार है। और जिस दिन उन्होंने महंगाई पर और बीजेपी सवाल पूछना शुरू कर दिया, आप अदिति त्यागी से एक सवाल का जवाब तो दे नहीं पाते हैं सर। नहीं सर, और बीजेपी से मैं सवाल पूछ रही हूँ, इसलिए आप इस डिस्कशन में बैठे हैं। सुन लीजिए, और ये निजी हमले। एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। सैयद हसीम वकार, आई एम टेलिंग यू वन लास्ट टाइम, इसके बाद आपको जितने निजी हमले हों आप कीजिएगा। मेरी जनता, मेरी अदालत, मेरी जज है, जनता फैसला करती है, मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूं। अगर आपको सेलेक्टिव हियरिंग की दिक्कत है, आप और हम आप करते हैं, आप और हम आप करते हैं। 15 मिनट पुलिस हटा लो स्टेटमेंट पर, आप चुप्पी साधते हैं, मैं वो स्टेटमेंट भी उठाती हूं और बीजेपी से भी सवाल करती हूं, आपको सुनाई। अगर आपको सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं जनता पर छोड़ती हूँ। आप मुझसे बहस करने आए, एक मॉडरेटर से लड़ने आए हैं सर। आप एक मॉडरेटर से आप अपनी राजनीति चमकाएंगे, चमका लीजिए सर। कितने लोग आप उसके बाद आपको वोट देंगे, देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब सर, कोई बात नहीं, जवाब ले लीजिए सुधांशु त्रिवेदी, जवाब सर। जनता का वक्त होता है बेशकीमती, प्लीज। मैं ये बात समझती हूँ, आप नहीं समझते होंगे, कोई बात नहीं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। हाँ देखिए, मैं बिल्कुल इनकी बात का एक फैक्चुअल जवाब दे देता हूं। पहली बात, जिस अखलाक की आपने बात कही जनाब, अखलाक के बारे में जब रिपोर्ट दी थी प्रदेश की सरकार ने तो सपा की सरकार थी, और केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ना सांप्रदायिक मामले का जिक्र था ना गोमांस का जिक्र था। और रिपोर्ट किसने सौंपी थी? अखिलेश जी की सपा की सरकार ने, जो मुस्लिमों की लख्त जिगर और रश्क नजर है। इसके बावजूद उसमें कुछ नहीं था, हल्ला पूरा मचा दिया गया बाहर। सरकार की रिपोर्ट में कुछ नहीं था, यह फैक्ट है, जाकर चेक कर दीजिएगा। दूसरी बात आपने कही कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया तो पहली बात उसके बयान के ऊपर उसके माफी मांगने के बावजूद गिरफ्तारी हुई। उस बयान का भाजपा से कोई मतलब नहीं, चूंकि उस व्यक्ति का भाजपा से कोई मतलब नहीं। मगर आप तो कह रहे हैं बलात्कार का बयान दिया तो दोष है, और जब उस पर कार्रवाई हुई, पूरी बात सुनिए। अरे भाई, कश्मीर में जहां बलात्कार हो गए उसके ऊपर किसने बोला? और बोलना तो छोड़िए, अगर फिल्म में दिखा दिया गया तो आपने उसे बजाय कंडेम करने के कहा यह एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट बढ़ाया जा रहा है। तो बलात्कारियों के साथ मुसलमानों को किसने जोड़ा? कश्मीर फाइल आप लोगों जैसे लोगों ने जोड़ा। वरना आप कहते हैं ये अपराधी है, ये आतंकवादी है, बलात्कारी है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अगर हमारी कौम का है तो हमारे लिए शब्द की बात है। मगर अफसोस उन हत्या करने वालों, बलात्कार करने वालों के साथ अपने को जोड़ के तमाम लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट बरसाया जा रहा है। कैसे होगा बताइए एंटी मुस्लिम? जब आतंकवाद का मजहब नहीं होता है तो फिल्म में आतंकवाद का मजहब दिख रहा था, यही नहीं अपराध का भी मजहब दिख रहा था। बताइए। राजेश वर्मा पे आप नहीं बोले, लेकिन राजेश वर्मा पे नहीं बोले आप। अरे भाई, राजेश वर्मा इस समय तो जेल में है, कैसे कर सकते हैं? वो तो पहले किया था। अरे भाई, अब तो वो जेल में है, जेल के बाद थोड़ी जाके उन्होंने किया, वो तो पहले किया। आप तो उसका बताइए जिसने कर दिया, और करने के बाद आपने कहा कि करने वालों को दिखाया जा रहा है तो एंटी मुस्लिम है। इसका मतलब आपने मुस्लिमों को बलात्कारियों से जोड़ दिया। कश्मीर फाइल कोई मुसलमान नहीं खड़ा है उसके साथ, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया को मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। माफी मांगी अपने बयान के लिए। मुसलमान मजहब बताओ क्या है? मुसलमान मजहब दिखाया जा रहा था, वो अपराध था। ठीक है, किशोर तिवारी, किशोर तिवारी, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, बोलिए। आप और हम करने वाले जब दंगों की बात करते हैं तो मैं फैसला जनता पर ही छोड़ देती हूँ कि दंगे कौन कराता है। आप और हम के बिना जो बात नहीं कर सकते, जब वो दंगों को लेकर सवाल पूछते हैं, जब वो ये कहते हैं एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो फैसला मैं जनता की अदालत में ही छोड़ देती हूँ। किशोर तिवारी, दंगा कौन कराता है? कौन कराता है दंगा? नहीं, देखो, नहीं, अचानक ही रामनवमी में दंगे हो गए। अचानक ही महाराष्ट्र में ये लाउडस्पीकर का मसला आ गया। अचानक ही जिधर उधर ये पटियाला में भी हो गया। ये सब चीजें जो हो रही है, मुझे लगता है सुधांशु जी बार बार बोलते हैं बाला साहेब ठाकरे। मैं एक बात बता देता हूँ, उद्धव ठाकरे ये अलग प्रतिमा के धनी है। इन्होंने कोरोना काल में बता दिया
कि राजधर्म क्या होता है। अभी भी वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। हम साझा सरकार में हैं, हमारे लिमिटेशंस है, और यही 2019 आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब लीजिए। ठीक, जवाब लीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत देर से सुन रहा था, मुझे पहले एक जवाब देना है एमआईएम के प्रवक्ता को। उन्होंने हमारी पार्टी पे जो आरोप लगाए हैं, मुझे सिर्फ पूछना है कि दंगा ना अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भड़काते हैं। उन्होंने जो भाष्य किया है ना, उसके बारे में इनका क्या कहना है, उस पे वो कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, अभी आप वही काम कर रहे हैं। अखिल वही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उसका विरोध किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हिंदुत्व मतलब हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमें हिंदुत्व सिखाया है, जिसमें मुसलमानों को भी सम्मान दिया जाता है, वो हिंदुत्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। ये जो शिवसेना का हिंदुत्व है ना, ये बार बार बीच में बोल रहे हैं। ये जो गिरवी नहीं, इन्होंने तो बेच दिया है कांग्रेस को। बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि अगर शिवसेना किसी भी दिन कांग्रेस के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ चलेगी, उस दिन शिवसेना को ताला लगा दिया जाएगा। वो वीडियो मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगी। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। नवनीत राणा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये फैसला सोमवार को आएगा। अदालत ने ये कहा कि दोनों वकीलों ने ज्यादा वक्त लिया, इसलिए ये फैसला आज सुरक्षित रखा गया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, नवनीत राणा की जमानत पर फैसला अब सोमवार को आएगा। और मेरी सहयोगी यशा हमारे साथ हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या डिटेल्स है आपके पास? जो सही कह रहे हैं, हमने देखा कि तकरीबन एक हफ्ते से जो है राणा दंपति जो जेल में रखी गई है। हम देख रहे हैं कि रविवार को जो है दोनों को जेल में भेजा गया था। जहां नवनीत राणा को बाइटला जेल भेजा गया था, वहीं रवि राणा को तलेजा जेल भेजा गया था। अब जो है आज हमने देखा कि कोर्ट रूम के अंदर एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है, जहां हमने ये देखा कि जो राणा दंपति है उनके लिए आवाज से बना रही है, जिन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने मेंशन किया, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए थे राणा दंपति के द्वारा, वो सिर्फ फेक न्यूज थे लेकिन सेडिशन नहीं थे। हमने देखा कि पहले ही दिन से जो राणा दंपति के वकील है वो यही कह रहे हैं कि जो 124A का सेक्शन लगा हुआ है बाद में लगाया गया था, लेकिन सेडिशन का मामला था। यहाँ तक कि जो है जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रदीप करा था, वो कह रहे हैं कि जो अलग अलग कम्युनिटीज यानी कि हिंदू और मुस्लिम उन दोनों का हैक हुआ है, लेकिन जो एक मुस्लिम विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अखिल चित्रे, आप बात पूरी कर ले, उसके बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और अनुज जत्रे, प्लीज जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ये एमआईएम और शिवसेना करती है। एमआईएम इस तरीके से करती है कि बजरंग मुनि के इशू पे तो वो बोलती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सबसे पहले महाराष्ट्र में उस चीज का विरोध किया, लेकिन एमआईएम ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में एक लफ्ज नहीं निकाला। ना वो आपके शो में निकल रहे, ना इससे पहले उन्होंने निकाला। और जहां तक रहा तिवारी जी का कहना, वो बार बार गोल गोल घूम रहे। बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है शिवसेना। सुन लीजिए, आप अपने ओपोनेंट से सवाल पूछे, जवाब ले लीजिए प्लीज। घड़ी पे चलती है। किशोर तिवारी जल्दी से 30 सेकंड्स, उसके बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। देखो, अखिल चित्रे पे पहली बार डिबेट में देख रहा हूँ, इतने सुंदर है लेकिन झूठ भी उतना ही अच्छा बोलते हैं। आप किराए पे मत जाइए, आप बीजेपी के एजेंडा पे क्यों काम कर रहे हैं? मैंने आपको बोला राज ठाकरे के बड़े भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। अखिल मुझे बोलने दो। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बड़े भाई है। आप राज ठाकरे के करीब के मित्र है, उनको बोलो कि भाई जब अच्छे से सरकार चला रहा है तो दंगे नहीं कराना चाहिए। महाराष्ट्र में दंगे भड़काने के लिए बीजेपी ने आपको सुपारी दी है, ऐसा मत करो। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। शिवसेना में अनिल परब से लेके विनायक राउत तक सब सुपारी बात आपके पास ही है। देखो अदिति ये नाम ले रहे, नाम ले रहे। मैंने ऐसे नाम नहीं, एक सेकेंड, इस तरह से नहीं, निजी हमले नहीं। और किशोर तिवारी जी, आपको ये स्पष्ट करते हुए, आपको भी इस तरह से पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए सर। डिबेट मर्यादित तरीके से होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल तरीके से। आप तार्किक तौर पर बात कीजिए, आप लोग एक दूसरे पर निजी हमले क्यों करने लगते हैं? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है सर, आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। सर, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप दूसरों की राजनीति डिसाइड नहीं कर सकते सर।
आप दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं, और वही गलती अखिल जी आप भी कर रहे हैं। प्लीज रिस्पॉन्सिबल होकर बात किया कीजिए। दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। प्लीज इस मंच का इस्तेमाल इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं किया जा सकता। तार्किक तौर पर आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बुलाया गया है। प्लीज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। देखिए, हम तो किसी की राजनीति तय करने का प्रयास नहीं कर रहे, हम तो भारत की राजनीति तय करने का प्रयास कर रहे थे। भारत की राजनीति की धारा बदलने का प्रयास कर रहे थे, और हम 70 वर्ष से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आपको छोड़ दिया तो हिंदुत्व छोड़ दिया, कुछ भी बोलते। डॉक्टर साहब आपको छोड़ दिया तो क्या हिंदुत्व छोड़ दिया? आप क्या किशोर तिवारी जी प्लीज सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हमने तो आपके लिए बोला ही नहीं अभी तक। सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए, आपके लिए जवाब सुनिए। मैंने तो कहा, हमने जो परिवर्तन किया है, हमने जो परिवर्तन किया है और 70 वर्षों में किया है, और विगत 7-8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो द्रुत गति का परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन की वानगी तो देखिए कि ममता जी चंडी पाठ करती हैं, ये 24 की तैयारी है, प्रियंका जी 24 की तैयारी है, अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, अखिलेश यादव को सपने में भगवान दिखने लगते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन, कांग्रेस पार्टी की अवतार पार्टियां बंद हो जाती हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने किसी से नहीं कहा, बाकियों ने अपने को बदला। मगर किशोर जी ये सब तो बदल के राइट डायरेक्शन में चले गए, और आप बदल कर जो बाला साहब ठाकरे जी ने विरासत दिखाई थी उसको छोड़कर फिसल कर कहां से कहां तक पहुंच गए। अब ये देश की जनता को तय करने दीजिए कि परिवर्तन हमने किया, देश की राजनीति का केंद्र बदल गया, देश के राजनीतिक दलों का चरित्र बदल गया, उनकी अप्रोच बदल गई। मगर अफसोस, जो हमसे ज्यादा अपने को हिंदूवादी कहते थे, उस शिवसेना की पार्टी का चरित्र विपरीत दिशा में बदल गया। अब इसका उत्तर तो शिवसेना को देना चाहिए। मैं 10 मिनट में 10 सेकंड में आपका जवाब देता हूं। आपने जो कहा किशोर तिवारी कि मैं 10 ही सेकंड में बोल रहा हूं कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये लोगों के विवेक पे आप छोड़ दो कि हमने महाराष्ट्र के भले के लिए किया या हिंदुत्व, आपकी पार्टी छोड़ने से हिंदुत्व छोड़ना होता है, ये लोग डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी एक पाखंड से भरी हुई पार्टी है, उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो सब दंगों में आपका नाम सामने आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में तो आप खुल के राज ठाकरे का समर्थन कर रहे, आप खुद के नवनीत राणा का समर्थन कर रहे, और एक तरफ तो आप बोलते नहीं कि ये सब बातों से हम हमारी मर्जी से हो रहे हैं कि मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे, सीएम के बेडरूम में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो सर एक सेकंड किशोर तिवारी जी विक्टिम नैरेटिव क्यों? वहां पर सरकार में कौन है सर? वहां पर बीजेपी सरकार में कि आप सरकार में? और बीजेपी ये सब कर रही है तो बीजेपी को कंट्रोल करने का काम आपका है सर। कानून, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है ना सर, वो बीजेपी थोड़ी चलाएगी महाराष्ट्र में, आप चलाएंगे। ये इनोसेंट लोगों को लेके आ रहे, और राणा ब्रदर्स को लेके आए, बेचारे जेल में पड़े हैं। राज ठाकरे तो आप इतने असहाय हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं इनके सामने। नहीं, आप ये कह रहे हैं आप इतने असहाय हैं, आप प्रशासन चलाने में, कानून व्यवस्था मेंटेन करने में सक्षम नहीं, ये मान रहे हैं आप? अरे अदिति जी, हमने नारायण राणे को जेल में डाला, हमने राणा को डाला, और कल कानून हाथ में लेंगे तो राज ठाकरे को भी जेल में डालेंगे। नहीं, तो सर विक्टिम नैरेटिव नहीं होना चाहिए ना सर। आप सत्ता में है तो विक्टिम नैरेटिव नहीं होना चाहिए। अब जवाब ले लीजिए उनका। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप सत्ता से बाहर हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। हमने राष्ट्र हित में, राष्ट्रवाद आगे रखने का प्रयास किया महाराष्ट्र में। हाँ किशोर जी, बात सुनिए। आप 1995 में पहली बार सत्ता में आए, और यह भी ध्यान कर लीजिए उससे पहले हम दर्जनों राज्यों में सत्ता में रह चुके थे। 1967, 77, 89 हम केंद्र की सरकार में 77 में हिस्सेदार रह चुके थे, और 89 में बाहर से समर्थन दे चुके थे। शिवसेना हमारे समर्थन से सत्ता में आई, बुरा मत मानिएगा। यदि भाजपा शिवसेना के साथ नहीं आती तो शिवसेना की सत्ता नहीं आती, और 95 से लेके ये वाला चुनाव तक आप हमारे साथ ही मिलकर जीते हैं। एक बार भी आप बताइए कि अपने दम पे अकेले लड़के जीते हो। अब देखिएगा अगाड़ी किस प्रकार से चुनाव में जाती है अगले चुनाव में, और उस समय महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, जो तय करेगी वो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। पर आज तक का सत्य यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही शिवसेना को सत्ता मिली और हमने ईमानदारी से आपका समर्थन किया। हम आपसे कहीं बड़े दल थे, अनेकों राज्यों में अनेक बार सत्ता में रह चुके थे, इसके बावजूद हमने आपका समर्थन किया था। सर, लेकिन आप महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, आपके ओपोनेंट बार बार आप पर आरोप लगा रहे हैं सर। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि महाराष्ट्र में 3 दल मिलकर सरकार चला पा रहे हैं। ये आरोप आप पर लग रहा है सर कि आप महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लाना, वास्तविकता में हमारे एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, हमारी एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। किशोर जी की पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो अब जब आप उनके साथ खड़े होकर कहते हैं तो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें बाला साहब ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद हमारे सैनिकों पर आरोप है तो हमें उस पर गर्व है, और उस पार्टी के साथ हैं जिसने आपके खिलाफ मुकदमे में पैरवी की थी और अभी नहीं 2019 तक की थी, और जिसने शर्म कहा था और जाने क्या क्या कहा था। तो आप इस फैक्ट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। समस्या ये है आपके एडजस्टमेंट में। हम तो जहां खड़े थे वहीं हैं और राजनीति की धारा हमारी तरफ बह रही है। आपने विपरीत दिशा में जाने का प्रयास किया तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आप दूंगा। आदित्य जी मैं जवाब दे दूंगा क्योंकि ठीक है। पहले अनुज अत्रे, उसके बाद किशोर तिवारी, प्लीज जल्दी जल्दी। अरे सर सुन लीजिए, हमारे साथी को मौका दे दीजिए सर, अपने अलाय को मौका दे दीजिए। हाँ सर, आ जाइए मुद्दे पर आइए सर। जी मुद्दे पर आ जाता हूँ मैं कि आज बात हो रही है कि देश में तरह तरह का क्या माहौल चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। कारण यही है, सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे सीधा कारण है कि आज देश में जिस तरह से तानाशाही तरीके से शासन करवाया जा रहा है, जिस तरीके से आपस में लोगों को लड़ाया भिड़वाया जा रहा है, जिस तरीके से एक रिपोर्ट पीछे आई थी कि देश में बीते 6-7 वर्षों में कट्टरवादिता बढ़ी है, और उसका ही नतीजा ये हुआ है कि आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि देश, विश्व में पूरे एक देश, हमारा एकमात्र ऐसा देश है भारत की जहां पर सबसे ज्यादा 105 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। ये बहुत बड़ी विश्व रूप से हमारे लिए एक शर्म की बात है। क्यों शटडाउन करना पड़ा इंटरनेट की? कहीं ना कहीं धार्मिक मसलों पर जब जगह जगह दंगे किए गए, तो केवल भारत एक विश्व में ऐसा देश आ रहा है कि जहां पर बार बार ये आता है कि किसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जो है लोगों की आवाज नहीं बोलने दी जा रही, लोगों की आवाज। कानून व्यवस्था, एक सेकंड अनुज अत्रे जी, मैंने कई बार सुना है, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल मैं पूछती हूँ, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की? देखिए, सुविधा अनुसार जो है लोगों का नैरेटिव चेंज हो जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश में कांग्रेस की जिम्मेदारी, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी तेल की कीमतों के लिए कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश में मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं सर, मैं आपसे जो प्रिंसिपल है उस पर बात कर रही हूँ सर। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, इसको इतना ट्विस्ट करने की क्या जरूरत है? कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, राजस्थान में जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, वही मध्य प्रदेश में जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। आप लोग विक्टिम नैरेटिव क्यों वीव करने लगते हैं? आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपको लग रहा है रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, कट्टरता बढ़ रही है, तो आपको कंट्रोल करना अपने राज्य में आपकी जिम्मेदारी है। कौन से दल की देश में ज्यादातर सरकार चल रही है? ये तो आपको भी मालूम है, पूरे देश को पता है कि ज्यादातर राज्यों में सरकार किसकी चल रही है। कहां डबल इंजन की सरकार चल रही है? ज्यादातर तो डबल इंजन की सरकार इन्हीं की चल रही है। तो क्यों देश में लॉ एंड ऑर्डर, और क्या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है इस देश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन करने में, देश में शांति बहाली करने में? क्या केंद्र की सरकार की कोई भूमिका नहीं है? क्या केंद्र की सरकार को आप बिल्कुल उनकी भूमिका से अलग कर देना चाहते हैं? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मुझे 30 सेकंड्स में शो क्लोज करना है, प्लीज जवाब दे दीजिए। आपने सवाल पूछा है ना सर, जो विक्टिम नैरेटिव आप वीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप मैं अनुज अत्रे जी की बात को आंशिक रूप से सपोर्ट करता हूं, मैं आंशिक रूप से सपोर्ट करता हूं। देखिए, स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का दायित्व, परंतु लॉ एंड ऑर्डर में जहां आतंकवाद का पक्ष आता है वहां केंद्र सरकार की भूमिका है। और अनुज जी, जब से हमारी सरकार आई है उससे पहले आपकी सरकार की दौरे हुकूमत में दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, लखनऊ में, वाराणसी में, गया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाके होते थे, चलती बस में धमाके होते थे, जगह जगह पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका में तो वहां धमाके हो गए जो पूरे समाप्त हो गया। यह केंद्र सरकार की भूमिका होती। और अगर पाल घर में अगर खींचकर साधुओं को पब्लिक के सामने मारा जाता है, या हमारे नेता किरीट सोमैया जी को पुलिस स्टेशन में
पुलिस के सामने जेट सिक्योरिटी होते हुए उन्हें घायल कर दिया जाता है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बस मैंने आपकी बात का समर्थन करते हुए आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी कहाँ 24 शहीद जो मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। हमारे पास वक्त इतना ही है, इतना ही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अनुज अत्रे, अखिल जी और किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.